प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार, विशेषतः दक्षिण नीति के विषय में चर्चा करेंगे। औरंगजेब की साम्राज्य विस्तार नीति को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला, उत्तर पूर्वी सीमांत नीति। आसाम के अहम राजा ने कूच बिहार के राजा के साथ गठबंधन करके कामरूप पर आक्रमण कर दिया, जो मुगल सल्तनत के अधीन था। इस पर औरंगजेब ने 1661 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार मीर जुमला को उनके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई करने के आदेश दिए। मीर जुमला ने पहले कूच बिहार पर आक्रमण करके वहां के राजा को परास्त किया, फिर आसाम पर आक्रमण किया। 1662 में मीर जुमला ने आसाम पर विजय प्राप्त कर ली, वहां की राजधानी पर अधिकार कर लिया, लेकिन बाद में वो रोगग्रस्त हो गया। इस कारण दोनों पक्षों में संधि हो गई। अराकान राज्य भी मुगल साम्राज्य की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित था। कूच बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाने के पश्चात अराकान पर चढ़ाई की गई। वहां माघ वंश का शासन था, उनकी राजधानी चटगांव थी। लगभग 100 वर्ष से पुर्तगाल ने चटगांव में अपनी बस्ती बना रखी थी, जिन्हें फिरंगी कहते थे। पुर्तगालियों ने माघ राजाओं से गठबंधन कर रखा था, अराकानी स्त्रियों से उन्होंने विवाह कर लिया था। ये पुर्तगाली बंगाल के निचले भाग में समुद्र तट और नदियों के तट पर लूट खसोट किया करते थे। औरंगजेब ने बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खां को आदेश दिया कि वह फिरंगियों और अराकानियों को दंडित करे। शाइस्ता खान ने एक नौसेना तैयार की, ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने प्रसिद्ध संद्वीप नामक द्वीप पर अधिकार कर लिया और 1666 में अराकानियों की शक्ति समाप्त हो गई। इसे बंगाल प्रांत में सम्मिलित कर लिया गया। चटगांव का नाम इस्लामाबाद रख दिया गया। इस बीच आसाम के अहोम शासक अपने खोए प्रदेशों पर फिर से अधिकार प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे। 1667 में उन्हें गुवाहाटी पर अधिकार कर लिया। अगले 11 वर्ष तक आसाम में गृहयुद्ध चलता रहा। अवसर पाकर 1679 में मुगलों ने फिर से आसाम पर अधिकार कर लिया, परंतु यह अधिकार 2 वर्ष तक ही रह सका। इस प्रकार उत्तर पूर्वी सीमांत नीति विशेष सफल नहीं रही। दूसरे भाग के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति के अंतर्गत अफगानिस्तान के पहाड़ी प्रदेशों में कृषि योग्य भूमि का अभाव होने से वहाँ के कबायली बड़े लड़ाकू असभ्य होते थे। इन पर औरंगजेब ने अधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया। 1667 में कई हजार यूसुफजई लुटेरों ने भागू नाम मुखिया के नेतृत्व में एकत्र होकर सिंधु नदी पार की, अटक और पेशावर के क्षेत्रों में लूटमार करने लगे। औरंगजेब ने उन्हें खदेड़ने के लिए 3 सेनाएं भेजी। इस घटना के 5 साल बाद अफरीदियों ने मुगलों के राज्य पर आक्रमण करके सीमांत क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इस पर महाबत खां को अफगानिस्तान का सूबेदार नियुक्त किया गया। महाबत खां भीतर अकबर खां से मिल गया, अतः उसके स्थान पर शुजात खां को भेजा गया, वह भी परास्त हो गया। इसके बाद शाइस्ता खां राजा जसवंत सिंह को सीमांत प्रदेश की स्थिति संभालने के लिए भेजा गया। 1674 में जसवंत सिंह भी परास्त हो गए। इस कारण औरंगजेब ने स्वयं पश्चिम उत्तर प्रदेश की लिए प्रस्थान किया और सैनिक शक्ति के साथ कूटनीति से भी काम लिया। उसने बहुत से कबालियों को धन देकर अब उनमें फूट पैदा कर दी। इस प्रकार बड़ी कठिनाई से औरंगजेब पश्चिम उत्तर प्रदेश में शांति स्थापित कर सका, लेकिन यह भी उत्तर पूर्वी सीमांत की तरह कोई विशेष सफल नहीं रही। औरंगजेब की दक्षिण भारत की नीति। औरंगजेब अपने शासनकाल के पहले 24 वर्ष उत्तर की समस्याओं को और अंतिम 25 वर्ष दक्षिण की समस्याओं को सुलझाने में व्यतीत किए। वह शाहजहां के जीवन काल में 2 बार दक्षिण का सूबेदार रह चुका था। इस कारण दक्षिण के राज्यों की दुर्बलताओं को भली भांति जानता था। वह दक्षिण के शिया राज्यों को दारुल हर्ब अर्थात काफिरों का राज्य कहता था। उन्हें दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना अपना कर्तव्य समझता था। उसकी दक्षिण नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम बीजापुर विजय। बीजापुर का शिया राज्य मुगल सल्तनत की सीमा पर स्थित था। 1672 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र सिकंदर 5 वर्ष की आयु में बीजापुर के सिंहासन पर बैठा। औरंगजेब के लिए बीजापुर को मुगल सल्तनत में सम्मिलित करने का स्वर्णिम अवसर था, इसलिए मुगल गवर्नर दिलेर खान ने बीजापुर का घेरा डाल दिया। बीजापुर के सुल्तान ने मराठा सरदार शिवाजी से सहायता की याचना की। शिवाजी की सहायता पर दिलेर खान को बीजापुर से घेरा उठाना पड़ा। 1685 में शहजादा आजम तथा खानिया जहां बहादुर खां की अध्यक्षता में एक सेना बीजापुर घेरा डालने के लिए भेजी गई। बीजापुर को मराठाओं तथा गोलकुंडा दोनों से सहायता मिल गई। इस कारण घेरा बहुत दिनों तक चलता रहा। घेरा प्रारंभ होने के 15 महीने बाद जुलाई 1686 में औरंगजेब स्वयं दक्षिण पहुंचा। बीजापुर को चारों ओर से घेर कर उसकी सद आपूर्ति काट दी गई। इससे बीजापुर के सैनिक भूखे मरने लगे। बीजापुर के सुल्तान सिकंदर को समर्पण करना पड़ा और औरंगजेब ने उसे 1 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देकर दौलताबाद के दुर्ग में बंद कर दिया और बीजापुर के राज्य को मुगल सल्तनत में मिला लिया गया। दूसरा, गोलकुंडा पर विजय।
दक्षिण का दूसरा प्रधान राज्य गोलकुंडा था। इन दिनों गोलकुंडा में विलासी तथा अकमन्य शासक अबुल हसन शासन कर रहा था। राज्य की वास्तविक शक्ति उसके ब्राह्मण मंत्री मदन्ना और अकन्ना के हाथों में थी। मदन्ना ने मराठों के साथ गठबंधन कर लिया था। मुअज्जम के नेतृत्व में गोलकुंडा पर आक्रमण के लिए सेना भेजी गई। मुअज्जम ने 1685 में गोलकुंडा की राजधानी हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। अबुल हसन ने भागकर गोलकुंडा के दुर्ग में शरण ली। 1687 के आरंभ में औरंगजेब स्वयं दक्षिण पहुंचा और उसने अबुल हसन को भी गिरफ्तार करके दौलताबाद के दुर्ग में भेज दिया और गोलकुंडा पर 1687 में विजय प्राप्त हो गई। गोलकुंडा तथा बीजापुर के राज्य महाराष्ट्र तथा मुगल सल्तनत के मध्य स्थित थे। इन दोनों राज्यों के समाप्त हो जाने से मराठों तथा मुगलों की सीमाएं जा मिली। महाराष्ट्र औरंगजेब की विजयों का शरणस्थल बना हुआ था। विद्रोही शहजादा अकबर, वीर दुर्गादास राठौर तथा महाराजा अजीत सिंह आदि को महाराष्ट्र में शरण मिली थी। इसे औरंगजेब के लिए इस रणस्थली का विनाश करना अत्यावश्यक हो गया था। उसने सर्वप्रथम शाहजी के पुत्र शिवाजी, जो कि मराठा शक्ति का नेतृत्व कर रहे थे, उनको दबाने के लिए शाइस्ता खां को भेजा। पर शाइस्ता खां पर शिवाजी ने अचानक धावा बोलकर उसे घायल कर दिया। 1663 में शाइस्ता खां के परास्त होने पर महाराजा जसवंत सिंह को शिवाजी को दबाने के लिए भेजा गया, पर वे भी परास्त होकर लौट आए। 1664 में शिवाजी ने 1 जनवरी को सूरत की प्रसिद्ध लूट करके मुगलों को क्षति पहुंचाई। तब मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा गया। उनके सामने शिवाजी को परास्त होना पड़ा और 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि की गई। लेकिन मुगल दरबार में शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। तब शिवाजी नज़रबंद किए जाने पर मिठाई के टोकरे में छिपकर भाग आए और फिर उन्होंने मुगलों के विरुद्ध फिर लोहा ले लिया और 1674 तक काफ़ी प्रदेशों पर अधिकार करके उन्होंने स्वयं छत्रपति की उपाधि धारण कर राजगद्दी पर अधिकार किया। 1680 में उनकी मृत्यु के बाद शाहू के साथ उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने भी संघर्ष जारी रखा। लेकिन 1689 में औरंगजेब ने उन्हें कैद करके उनका वध करवा दिया। लेकिन उसके बाद शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम ने मुगलों के विरुद्ध संग्राम जारी रखा और राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई भी संघर्ष करती रही। 1700 से लेकर औरंगजेब की मृत्यु तक ताराबाई ने मराठों का नेतृत्व किया और अपने पुत्र शिवाजी तृतीय को सिंहासन पर बिठाकर संग्राम जारी रखा। मराठे औरंगजेब के जीवन काल के अंत तक मुगलों से युद्ध करते रहे। मराठों की सफलता के कई कारण थे। पहला, महाराष्ट्र की विषम पठारी भौगोलिक स्थिति, जहां छापामार युद्ध संभव था और मराठे इसी छापामार रणनीति के कारण मुगलों से सीधे न लड़कर अचानक क्षति पहुंचाकर भाग खड़े होते थे। तीसरा, मराठों का राष्ट्रीय संग्राम। औरंगजेब मराठों के साम्राज्यवादी तथा सांप्रदायिकता की भावना से प्रेरित होकर लड़ रहा था और मराठों ने इसे अपने राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न बना लिया था। मराठों का कुशल नेतृत्व जैसे शिवाजी, पश्चात संभाजी, राजा राम और ताराबाई आदि आदि। औरंगजेब की वृद्धावस्था, औरंगजेब वृद्ध हो चला था, उसमें पहले जैसी शक्ति उत्साह नहीं बचा था। वह अत्यंत संकल्प प्रवृत्ति का व्यक्ति था, किसी पर विश्वास नहीं करता था, अतः उसे सफलता मिलनी अब कम हो गई थी। दक्षिण के 6 राज्यों का विनाश हो जाने से औरंगजेब ने बहुत बड़ी भूल कि मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए कोई प्रतिरोधक शक्ति रह ही नहीं गई। मुगलों का नैतिक पतन, अब मुगल सैनिकों में पुराना उत्साह कौशल नहीं रह गया था, वे विलासी हो गए थे। राजपूतों की विमुखता, यद्यपि अम्बेर और मारवाड़ के राजा औरंगजेब की ओर से मराठों से युद्ध करते रहे, लेकिन अब उनमें मुगलों के प्रति पहले जैसी भक्ति नहीं थी। औरंगजेब अपनी कट्टर नीतियों से हिंदू राजाओं को नाराज कर दिया था। औरंगजेब की दक्षिण नीति के अनेक गंभीर परिणाम निकले। पहला, बीजापुर गोलकुंडा राज्यों का अंत। दूसरा, मुगल सल्तनत में बिखराव की शुरुआत। तीसरा, डाकुओं की संख्या में वृद्धि। चौथा, मराठों को शक्ति विस्तार का अवसर। मुगलों की प्रतिष्ठा को आघात। छठा, राजकोष को आघात। सातवां, कृषि व्यापार को आघात। आठवां, सैनिक शक्ति को आघात। नवा, सैनिकों में युद्धों के प्रति उदासीनता। बादशाह के 25 वर्ष तक दक्षिण में रहने से उत्तरी भारत के शासन में विशृंखलता। 11वां, सांस्कृतिक जीवन पर दुष्प्रभाव। दक्षिण के युद्धों का देश के सांस्कृतिक जीवन पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा। देश की युद्धकालीन परिस्थिति के कारण साहित्य तथा कला की उन्नति नहीं हो सकी। कवियों, साहित्यकारों तथा कलाकारों को राज्य का संरक्षण नहीं मिला। इस कारण देश के उत्तर और दक्षिण दोनों ही भागों में सांस्कृतिक शून्यता उत्पन्न हो गई। 1682 से औरंगजेब दक्षिण में लड़ रहा था।
बीजापुर, गोलकुंडा तथा मराठों से लड़ते हुए उसे 25 साल हो गए और वह 89 वर्ष का बूढ़ा और अशक्त हो गया। 1702 में उसके पुत्र जबुन्निस्सा की मृत्यु हो गई। 1704 में उसके निष्कासित पुत्र अकबर की फारस में मृत्यु हो गई। 1705 में उसके पुत्र वधु जहांजेब की मृत्यु हो गई। 1706 में अकेली जीवित बहन गौहर आरा की मृत्यु हो गई और 1707 में 3 फरवरी को औरंगजेब भी खुदा को प्यारा हो गया। इस प्रकार अकबर ने जिस साम्राज्य को बड़ी मेहनत से बनाया था उसे औरंगजेब ने अपनी कट्टर नीति के कारण ध्वस्त कर दिया। औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल सल्तनत में 21 सूबे थे, जिनमें से 14 उत्तर भारत में, 6 दक्षिण भारत में, 1 सूबा भारत के बाहर अफगानिस्तान में था। इस प्रकार औरंगजेब और अकबर दोनों ने लगभग 50-50 वर्ष शासन किया। एक ने मुगल सल्तनत की संस्थापना की और दूसरे ने मुगल सल्तनत के विनाश के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।